हेलो एंड वेलकम। देखो भाई, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कुछ डिस्कस की थी, बातें कुछ हमारे पास थी कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स किस समय अपना रोल प्ले करती है। जिस समय हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर कंपेयर किया जाए वेलोसिटी ऑफ लाइट से, और ये रेशियो अगर 1 को अप्रोच करे, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तब हमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब वापस जाते हैं और पढ़ते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को। तो सबसे पहले आप कह सकते हो कि इस टॉपिक को हमें रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम पहले पढ़ेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स कुछ भी, कोई भी ऑब्जर्वेशन जब आप करते हो तो आप कोई घटना देखते हो। जैसे मान लीजिए, जैसे हम देख रहे हैं कि कोई कोलिजन हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स हैं आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोलिजन एक इवेंट हो गया। सो व्हाट इज इवेंट? इवेंट इज द इंस्टेंटेनियस फिजिकल सिचुएशन और द अकरेंस एसोसिएटेड विथ अ पॉइंट इन स्पेस टाइम। तो अगर हम एक सिस्टम ले कि मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये कुछ x डिस्टेंस है, ये कुछ y डिस्टेंस है, और इस प्लेन पे हमने घटना देखी, तो इस घटना को अगर हम बताना चाहें तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ घड़ी भी है, जिससे कि हम टाइम नोट कर सकते हैं, तो हम टाइम भी इसके साथ एसोसिएट कर देंगे। तो अब ये घटना कुछ भी हो सकती है, किसी मच्छर या किसी दूसरे कीड़े का उड़ते हुए समय आप उसको देख रहे हो, या कहीं पर कोई रॉकेट उड़ा और एक क्रैकर फूटा हवा में, उसको आप देख रहे हो। तो इस तरह कोई भी घटना हम जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उस घटना को हम इवेंट कहते हैं। वो यहाँ पर आपने साफ साफ देखा लिखा हुआ, इवेंट इज द इंस्टेंटेनियस फिजिकल सिचुएशन और अकरेंस एसोसिएटेड विथ अ पॉइंट इन स्पेस टाइम। स्पेस टाइम में स्पेस का मतलब है वी आर डिस्कसिंग द एक्स वाई जेड, और टाइम का मतलब है टाइम। ठीक है, अब हम आते हैं इवेंट को समझने के बाद। तो कोई घटना हमने होती हुई देखी, तो एक बार और आपने नोट किया होगा कि किसी घटना का क्या मतलब है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस जगह पर खड़े होकर देख रहे हो, आपकी प्लेस कहाँ है, आपकी स्थिति कहाँ है। तो एक स्थिति से देखने पर आपको वो घटना एक तरफ दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर आप दूसरी स्थिति से देखें तो वो घटना आपको अलग तरह से दिखाई पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये एक सड़क है, आप इधर से जा रहे हो और आपका घर इधर है। तो जो व्यक्ति इस तरफ से जा रहा है, उसके लेफ्ट साइड पे आपका घर है, राइट साइड पे आपका घर नहीं है। अब वो व्यक्ति मान लो इधर से गली में एंटर करेगा, तो जब वो इस तरफ से एंटर करेगा तो आपका घर उसके राइट साइड पड़ेगा, उसके लेफ्ट साइड में कुछ नहीं होगा। अब मान लीजिए कि वो इंसान आपके घर जाना चाहता है, तो उसने ये नहीं बताया कि वो उस गली में इस 1 साइड से एंटर कर रहा है कि साइड नंबर 2 से एंटर कर रहा है। और उसने आपसे फ़ोन करके पूछा कि भाई साहब बताइए आपका घर किस तरफ है। अब आप बताओ आप क्या जवाब दोगे? क्या आप जवाब दोगे कि जिधर आप खड़े हो उसके दाएं तरफ है, लेफ्ट में है, या आप जवाब दोगे जहां आप खड़े हो उसके बाएं तरफ है? तो बाएं तरफ है, लेफ्ट में है, दाएं तरफ है, राइट में है, इसका जवाब आप नहीं दे सकते। कब तक नहीं दे सकते? जब तक कि आपको मालूम ना हो कि वो आपके घर जाते समय गली के पहले छोर से एंटर किया है कि गली के दूसरे छोर से एंटर किया है। तो घर तो आपका वहीं है, लेकिन आप उस व्यक्ति को ये दायां है कि बाएं तरफ हमारा घर है, ये तभी बता पाओगे जब आप ये समझ जाओ कि वो गली में इस नंबर 1 गेट से एंटर कर रहा है कि या गली में नंबर 2 गेट से एंटर कर रहा है। तो इस तरह से हम जब कोई बात बताना चाहेंगे तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, किस जगह से खड़े होकर के देख रहे हैं। तो गेट नंबर 1 से घुसने पर आपका घर बाईं तरफ होगा, और गेट नंबर 2 से घुसने पर आपका घर
उस व्यक्ति के दाईं तरफ होगा। तो इस तरह से किसी इवेंट को समझने के लिए, किसी इवेंट को अच्छी तरह से समझाने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, ये एक एनिमेशन का एक हिस्सा है जहाँ पर दो लड़कियाँ हैं, एक रेड फ्रॉक में है, रेड ड्रेस में है और वो इस कार के अंदर है, एक येलो फ्रॉक के साथ है और वो कार के बाहर है। अब क्या हुआ, आप इस बात का पता कैसे लगाओगे कि आप मूविंग स्टेट में हो या आप स्टेशनरी स्टेट में हो? इट डिपेंड्स अपॉन योर पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू की बात आ रही है, क्योंकि देखो, ये बाहर वाली लड़की वो तो कह रही है इस अंदर वाली लड़की के कि आप रुक जाओ मेरे साथ, मेरे लिए रुक जाओ, आप क्यों जा रहे हो, आप क्यों बढ़ रहे हो। जबकि लाल लड़की जो फ्रॉक पहने वो कह रही है कि मैं तो रुकी हुई हूँ, मैं कहाँ चल रही हूँ, मैं तो जहाँ खड़ी थी मैं वहीं खड़ी हूँ। तो लाल ड्रेस वाली लड़की तो कहती है कि हम तो रुके हुए हैं, लेकिन पीली ड्रेस वाली लड़की कह रही है लाल वाली से कि तुम रुक क्यों नहीं रही हो, तुम लगातार चलती क्यों जा रही हो। कारण क्या है कि जो रेड ड्रेस की लड़की है ये एक कार्ट में बैठी है, कार के अंदर बैठी है और ये कार भी एक वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो कार के मोशन के साथ उसमें जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो भी मूव कर जाती हैं। तो जो बॉक्स के अंदर है, जो इस कार के अंदर है, वो वुमेन स्टेशनरी स्टेट में है। उसके लिए तो लगेगा कि वो तो कार में चुपचाप खड़ी है, वो तो चल ही नहीं रही है। लेकिन जो बाहर व्यक्ति है, जो बाहर इंसान खड़ा है, उसके लिए वो जो रेड ड्रेस वाली लड़की है वो कार के साथ मूव कर रही है। तो अब यहाँ पे दो नज़रिए हैं। कार वाली लड़की अपने आप को स्टेशनरी कहेगी, लेकिन कार वाली लड़की की तुलना को जो पीली वाली लड़की देखेगी तो कहेगी नहीं, ये लड़की रुकी हुई नहीं है, ये कार के साथ मूव कर रही है। ये आपने अनुभव किया होगा कि जब आप किसी बस से जा रहे हैं और बस में बाहर देखते हैं तो लोग कहते हैं ना कि पेड़ पीछे भागते हुए दिख रहे हैं, जबकि हमें मालूम है पेड़ नहीं भाग रहे हैं, भाग हम रहे हैं। लेकिन एक इस पर्सपेक्टिव से जब आप किसी प्रॉब्लम को देखते हो, किसी इवेंट को देखते हो, तो उसको एक्सप्लेन करने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है। फॉर इंस्टेंस, जरा इमेजिन करिए एक सिचुएशन कि अगर आप एक एरोप्लेन के अंदर हैं और आपको एरोप्लेन के इंजन की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही और आप एरोप्लेन से बाहर झांक भी नहीं सकते हो, खिड़कियां बंद हैं, तो क्या किसी तरीके से आप ये बता सकते हो कि आपका एरोप्लेन इस समय अभी भी रुका हुआ है कि वो हवा में चल रहा है? हम अपनी स्थिति का आकलन, हम अपनी स्थिति के बारे में फैसले तब कर पाते हैं जब हम उसको किसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जब उसकी हम तुलना करते हैं। तो जब हम बाहर तुलना करते हैं, बाहर की चीज़ों को देखते हैं, तब हम कंपैरिजन कर पाते हैं कि हम चल रहे हैं या हम रुके हुए हैं। इसका एक और उदाहरण है कि जैसे कभी कभी होता है क्या है कि हम आउटर पे खड़े हैं, ट्रेन के चलने का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे बगल में एक ट्रेन आके खड़ी है। अचानक से हमें लगता है कि हम चल पड़े। हम ट्रेन को देखते हैं, अपने पड़ोस की ट्रेन को, और उसको देखते हुए हमें लगता है कि हम चल पड़े। लेकिन जैसे ही अपने गला घुमाते हैं और प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ इंसान हमें रुका हुआ दिख रहा है और उससे तुरंत हम समझ जाते हैं कि हम नहीं चले, क्योंकि हम तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में अभी भी खड़े हैं, चली है हमारे बगल वाली ट्रेन। तो अब आप यहाँ पर देखते हो चलने और रुकने के अनुभव हमारा कितना पुराना है। इतना पुराना चलने और रुकने का अनुभव होने के बाद भी हम अपने चलने की स्थिति का अनुमान तब सही सही लगा पाते हैं जब हम अपने बगल में प्लेटफॉर्म को देखते हैं। तो रिलेटिविटी इसी तरह के पहलुओं पर बात करती है कि अगर आपको कोई चीज़, किसी तरह का फ़ैसला लेना है, किसी इवेंट को आप देख रहे हो और आप उस इवेंट के बारे में कुछ बताना चाहते हो, तो इस बात का आपको फ़ैसला करना पड़ेगा कि आप उसे किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। सो व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस is an imaginary frame of reference is an imaginary coordinate system। कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जोड़ दो
that is supposed to be associated with any ऑब्जर्वर। किसी ऑब्जर्वर के साथ अगर हम कोई एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम एसोसिएट कर दें तो हम उस इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। तो जनरली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एक्स, वाई और जेड इन 3 कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं और ये होता है ओरिजिन। तो ऐसे में अगर हमारे पास कोई पॉइंट P है, यहाँ पर कोई घटना हो रही है, तो P को समझाने के लिए हम इसके साथ x, y, z और अगर टाइम को जोड़ें तो t, ये 4 कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ टाइम भी एक कोऑर्डिनेट की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मान लीजिए आप इधर खड़े हैं, यहाँ हैं, इधर x है, y है, z है और यहाँ एक नया फ्रेम है 1, तो आप 1 से भी इस घटना को होते हुए देख रहे हैं। तो एक तरफ ये घटना है जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और एक तरफ ये घटना है जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव होगी, बाकी z पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सपोज टू बी एन इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज एसोसिएटेड विद द ऑब्जर्वर। अब इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। तो 2 तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसको कि हम नाम देते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वर्ड इनर्शियल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये शो करता है कि जहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड करे, यानी जहाँ न्यूटन का पहला नियम लागू हो, उसको हम नाम देते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? एक ऐसी जगह जहाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ होल्ड करता है। अब बताओ भाई, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि आप विदाउट एक्सटर्नल फोर्स we cannot change the state of an object। किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो अवस्था है उसको बदलने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इफ़ अ बॉडी इज़ इन स्टेशनरी स्टेट इट विल रिमेन इन द स्टेशनरी स्टेट, इफ़ अ बॉडी इज़ इन द मूविंग स्टेट विल रिमेन इन द मूविंग स्टेट अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ओवर इट। तो जब तक किसी वस्तु पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए, तो वस्तु अगर स्टेशनरी स्टेट में है, तो अगर वो स्टेशनरी स्टेट में है ऑब्जेक्ट, तो उसी स्टेट में बना रहेगा, इट विल रिमेन्स इन द स्टेशनरी स्टेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट डायनामिकल स्टेट में है तो वो डायनामिकल स्टेट में बना रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई आप बाहर से बल ना लगा दे। तो बाहर से लगने वाला बल क्या करता है? बाहर से लगने वाला बल स्टेशनरी को मूविंग में कन्वर्ट कर सकता है और मूविंग को स्टेशनरी में कन्वर्ट कर सकता है। तो जहाँ जहाँ ये नियम लागू होता है, हम उन सारी जगहों को कहते हैं कि यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम है। तो ऐसे फ्रेम जो होते हैं वो नॉन एक्सेलरेटिंग होते हैं। मतलब जहाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे होता है, फॉलो होता है, वो नॉन एक्सेलरेटिंग होते हैं।
तो नॉन एक्सेलरेटिंग मतलब होता है उनके लिए dv/dt यानी a की वैल्यू 0 होती है। नॉन एक्सेलरेशन मतलब a 0 होता है। तो अब dv/dt या a 0 कब हो सकता है? या तो v कांस्टेंट हो या v हमारा 0 हो। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी उसका डेरिवेटिव 0 होगा, और अगर वेलोसिटी 0 है तो भी उसका डेरिवेटिव यानी एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक और परिभाषा हो गई, ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप कह सकते हो ऑल द प्लेसेस, साधारण भाषा में कहें जगहें जहाँ पे खड़े होकर के रुक करके अपने ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ऑल द प्लेसेस फॉर विच v बराबर 0 और कांस्टेंट, वो सारी जगहें जिनके लिए v 0 हो या कांस्टेंट होता है उनको हम क्या नाम देते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या कह लें कि जितनी भी नॉन एक्सीलरेटिंग प्लेसेस हैं उनको हम इनर्शियल फ्रेम का एग्जाम्पल देते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि एक कार है, कार जो मूवी कर रही है, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, सीधे चल रही है। अ कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। तो एक सीधी रेखा में एक कार चली जा रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो सीधी रेखा में होने का मतलब है कि उसका जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, और स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है। तो किसी वेलोसिटी में आपके पास जो स्पीड होता है ये फिक्स है और उसकी डायरेक्शन ये फिक्स है। तो दोनों वैल्यू फिक्स होने की वजह से अब ये वेक्टर पूरी तरह से कांस्टेंट है। तो कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी बात आती है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो भाई जहाँ न्यूटन्स का लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड ना करे, तो जहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड, जहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं करता है, उन जगहों को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को होल्ड ना करने का कारण क्या है? मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट, ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ विजिबल फोर्सेस। मतलब वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन तो होता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कौन सा बल उसके लिए जिम्मेदार है, किस फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। कहाँ देखा है इस तरह का उदाहरण? एग्जाम्पल आप देखो, जब आप बस में बैठे हो और बस सडनली मूविंग स्टेट में आ जाए। अगर एक बस पे बैठे हो और बस अचानक चलना शुरू कर दे, तो जैसे बस अचानक चलना शुरू करती है तो आप पीछे की तरफ एक धक्का खा जाते हो, आपको पीछे की तरफ एक धक्का लगता है। आपको धक्का देने वाला फैक्टर नहीं समझ में आता है, कौन सा कोई हाथ आकर के हमको धक्का दे गया, कौन हमको धक्का दे गया, लेकिन हम फिर भी एक धक्के को महसूस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अचानक से उसमें एक्सेलरेशन आ गया, बस में जो एक्सेलरेशन है अचानक से उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के कुछ हो गई, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। ठीक है, इन जगहों पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, बल्कि ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम होते हैं। तो जितनी भी जगह हैं जहाँ एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, यानी जहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, उन सारे एक्सेलरेटिंग फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं।
और इस फ्रेम की सबसे खास बात है कि इस फ्रेम में कोई न कोई एक एक फिक्शियस फोर्स काम करता है। यहाँ पर एक सूडो फोर्स काम करता है, या फिक्शियस फोर्स यहाँ पर काम करता है। एक ऐसा बल जो कि साफ साफ हमें दिखाई ना पड़े, लेकिन उसका प्रभाव ये होता है कि उसकी वजह से वस्तुएं अपनी जगह से हिल डुल जाती हैं। जैसे बस में अगर आप बस से, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे आपने एक बोतल रख रखी है, तो जैसे इस प्लेटफॉर्म अचानक चलना शुरू करेगा, तुरंत ये बॉटल जो है अपनी जगह से थोड़ा सा इस तरह से डगमगा जाएगी, हिल जाएगी। भले ठीक से फिर से वापस वो नॉर्मल हो जाए, पर वो हिल जाएगी। तो जो बल जिसने इस बॉटल की पोजीशन को चेंज किया, वो हमें कहीं से दिखा नहीं। इसीलिए ऐसे फोर्सेस को हम फिक्शियस फोर्स कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व पाथ पे घूमता है, तो उस कर्व पाथ के अपोजिट, मतलब ये उसकी सेंट्रल की डिस्टेंस हो जाएगी, तो उसकी सेंट्रल वाले डिस्टेंस के अपोजिट एक बल काम करता है, जिस बल को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप किसी मोड़ पे मुड़ते हो, तो जैसे आप मुड़ते हो, तो मोड़ पे मुड़ने की वजह से आप अपने कार के अंदर झुक जाते हो एक तरफ। और अक्सर ये, और नॉर्मली झुकाव जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अपोजिट होता है। तो अगर हम इस तरह से किसी रास्ते पर घूम रहे हैं, ये रास्ता घुमावदार है, तो इस घुमावदार रास्ते का ये सेंटर होगा, लेकिन जब आप इस रास्ते पर चलोगे तो आप इस बाहर की तरफ, रास्ते के इस मोड़ की तरफ अपनी कार में झुकोगे। तो रेडियस या सेंटर तो इस कर्व पाथ का बाईं तरफ है, लेकिन आप कार घुमाते समय कार के दाईं तरफ झुक जाएंगे, क्योंकि इस समय आपके ऊपर एक फिक्शियस फोर्स काम कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट होती है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम नाम देते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस तरह के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो अगर आपको किसी जगह किसी ऑब्जेक्ट की कंडीशन के बारे में पता करना है कि वो मूविंग स्टेट में है, स्टेशनरी स्टेट में है, तो उस समय आपको एक उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में चुनना होगा। अब आप देखते हो कि आप एक ट्रेन की बोगी में बैठे हो। ट्रेन की बोगी के अंदर आप 10-20 लोग बैठे हैं, तो सारे लोग बैठे हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो सब स्टेशनरी स्टेट में है। तो बोगी के अंदर बैठे हुए लोग कहेंगे कि भाई ये 10 लोग स्टेशनरी स्टेट में हैं, लेकिन एक व्यक्ति बाहर खड़ा है और उसको दिख रहा है कि पूरी ट्रेन बहुत हाई वेलोसिटी से बढ़ी जा रही है। तो उसी ट्रेन के अंदर जो आप 10-12 लोग बैठे हो, वो भी उस इंसान को लगेगा कि ये लोग भी मूव कर गए उस ट्रेन के साथ, यानी जो वेलोसिटी ट्रेन की है वही वेलोसिटी इन 10-12 लोगों की भी है। तो बाहर खड़े हुए लोगों के लिए वो 10-12 लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो सब मूविंग स्टेट में है। लेकिन जो बोगी के अंदर बैठे लोग हैं, वो सभी लोग एक दूसरे को रुके हुए देख रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उनके लिए वो एक स्टेशनरी स्टेट में है। तो इस बात का ध्यान हमें रखना है कि हम किसी ऑब्जर्वेशन को कहाँ खड़े होकर के लेते हैं, उस जगह के हिसाब से, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से उस इवेंट का रिजल्ट हम लोगों को बता सकते हैं। और हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चुनाव करना होगा जब भी हम वेलोसिटी स्टेट ऑफ मोशन को समझाना चाहें, क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन को समझाना अगर चाहोगे तो आप बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के उसको नहीं समझा सकते। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो आपको अंदर बैठे सारे लोग स्टेशनरी समझ में आएंगे, लेकिन बाहर खड़े हुए व्यक्ति को ये सारे लोग मूविंग स्टेट में समझ में आएंगे। तो उसके बाद जो मैक्सवेल होते हैं, इसी समय मैक्सवेल एक वेलोसिटी ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट देते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट आपने किसके रिस्पेक्ट में निकाला। अभी पिछला लेक्चर, जिससे पहले लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम बाकी जितनी वेलोसिटी हैं, चाहे वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हो, उसको सी से कंपेयर करते हैं। हम वेलोसिटी ऑफ साउंड है
उसको c के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम बाकी की जो वेलोसिटी हैं उनको c के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि c की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो ये वेलोसिटी किसके कंपैरिजन में ली गई है, किसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मानी गई है। तो आप सोचोगे कि ऐसा क्यों सवाल पूछ रहे हैं कि किसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आप क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि हमारा अनुभव इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखो भाई, मान लो आप इस तरह से चल रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपका फ्रेंड आपके बगल से मूव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। तो जब आप ए हो और आप अपने मित्र बी को देखोगे तो आपको लगेगा कि आपका मित्र आपसे धीरे धीरे आगे निकल रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसकी स्पीड आपको कितनी ज़्यादा समझ में आएगी, केवल भाई कि हमें लगेगा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से हमसे आगे निकल रहा है। तो ए के रिस्पेक्ट में अगर बी की वेलोसिटी देखोगे तो आएगी 50 - 40, यानी कि सिर्फ आपको लगेगा कि ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि हमसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ चल रहा है। वहीं अगर आप इधर खड़े हो ए, आप मूव कर रहे हो 40 से, और आपका फ्रेंड इधर से आ रहा है बी, वो मूव कर रहा है 50 से, तो जो अब आप दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करोगे तो आपको एक दूसरे की वेलोसिटी कितनी समझ में आएगी, 40 + 50 दैट इज़ 90। तो हम ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, ए को लगेगा कि बी वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है और बी को लगेगा कि ए की वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरह से जब दो अपोजिट ऑब्जर्वर मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी एक दूसरे कंपैरिजन में ऐड हो जाती है, और जब वो एक दूसरे के एक ही दिशा में चलते हैं तो उनकी वेलोसिटी जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये दो पर्सपेक्टिव दिख रहा है कि हम किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि हम किसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं। तो उसी तरह से अगर आप कह रहे हो कि लाइट की वेलोसिटी, हमारे पास जो लाइट है उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो फिर हमारा सवाल होगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है। तो इसको समझाने के लिए एक मीडियम का चुनाव किया गया, एथर, और यह कहा गया कि हमारा पूरा ब्रह्मांड ईथर मीडियम में भरा हुआ है। जैसे स्विमिंग पूल होता है, पानी से भरा हुआ होता है, उसके अंदर अगर आप मछलियाँ छोड़ दें तो मछलियाँ उस स्विमिंग पूल के अंदर तैरती रहेंगी। वैसे ही हमारा पूरा ब्रह्मांड ईथर से मिलके बना है, और इस ईथर के बीच में हमारे जो प्लैनेट हैं, मून है, डिफरेंट टाइप के जो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तैर रहे हैं। तो ईथर एक ऐसा मीडियम है जिसको कि हम एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। मतलब हर कुछ ईथर के रिस्पेक्ट में देखा जा सकता है। ईथर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेजर किया जा सकता है। ईथर के रिस्पेक्ट में हम प्लैनेट की, सन की, अर्थ की सारी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो जब ये सवाल आया कि लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तब बात निकल के आई ईथर नाम का मीडियम है जिसके रिस्पेक्ट में सारी बात हो रही है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं बहुत ही स्ट्रेंज प्रॉपर्टी हैं। इसकी ना दिखने के लिए सपोर्ट करती हैं कि इसका डेंसिटी बहुत कम, इसकी इलास्टिसिटी बहुत कम है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है। तो एथर एक ऐसा मीडियम है जिसके में बहुत सारी स्ट्रेंज प्रॉपर्टी जुड़ी थी। तो अब ये सवाल आया कि अगर ईथर एक एब्सोल्यूट मीडियम है और इसके साथ इतनी स्ट्रेंज प्रॉपर्टी है, देन हाउ वी कैन फाइंड इट। तो क्या हम इसको ढूंढ नहीं सकते, क्या हम ईथर को पता नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली। ये आइडिया जो था वो माइकलसन का था कि हाउ टू डिटरमाइन द ईथर, और फिर वो अपने केमिस्ट दोस्त मोरले से मिलते हैं। तो माइकलसन मिलते हैं मोरले से और दोनों मिल करके एक एक्सपेरिमेंट की योजना बनाते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था? उस एक्सपेरिमेंट का पर्पस था टू डिटेक्ट द प्रेजेंस
to detect the presence of medium ether. ये जो एथर की बात कर रहे हैं, जो चारों तरफ से भरा हुआ है पूरे यूनिवर्स में, इस एथर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ लाइट भी मेजर की जा रही है. तो आखिर इस ईथर को कैसे पकड़ा जाए, इस ईथर को कैसे इसको पहचाना जाए. तो ईथर की पहचान करने के लिए माइकलसन और मोर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसको कि हम माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट कहते हैं. और ये मतलब आप समझ सकते हो कि साइंस कम्युनिटी का एक सबसे एक यादगार एक्सपेरिमेंट है, एक बहुत ही कामयाब एक्सपेरिमेंट कहेंगे इसको, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट से फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, आइंस्टीन के रिलेटिविटी पॉस्टुलेट्स की भूमिका बनती है, उनकी एक तरह से आधारशिला रखी जाती है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट दैट वी विल डिस्कस in the next class. So we will meet on the next class. Take care.